जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको लास्ट डेट के समय में अपना फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि गाइज आपको इसमें 1 सितंबर 2026 तक का समय दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एंड इनडायरेक्टली OTR के लिए भी आपकी लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 ही है। और वो इनडायरेक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज इसमें OTR करने का कोई स्टार्टिंग डेट के बाद में लास्ट डेट नहीं दिया था। बट गाइज क्योंकि OTR के माध्यम से आपका पीईटी फॉर्म भरवाया जा रहा है और पीईटी फॉर्म जो भर करके एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई करेंगे वही अगले आने वाले 1-1.5 साल के अंदर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब क्योंकि जब पीईटी ही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो ऐसे में अगर आपने OTR कर लिया और पीईटी का फॉर्म नहीं दिया या फॉर्म नहीं भरा तो ऐसे में फिर उस OTR का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी उसका यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्टली OTR करने की लास्ट डेट भी आपकी 1 सितंबर 2026 ही है। अब यहाँ पर जैसे जैसे लास्ट डेट या फिर लास्ट डेट का समय नज़दीक आ रहा है तो वेबसाइट के अंदर लगातार बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। कई बार तो साइट ओपन नहीं हो रही क्योंकि कैंडिडेट इतनी संख्या में विजिट कर रहे हैं जिसके चलते एरर आ रहा है। बहुत सारों का OTR नहीं हो रहा है, जिनका OTR हो रहा है तो उनको यहाँ पर जो ईमेल वेरिफिकेशन है उसमें इशू आ रहा है। एंड जब आप ईमेल वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर बोला भी गया है कि OTR के समय ईमेल वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है। एंड इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बिना ईमेल वेरीफाई करे भी अपना OTR फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आपका पीईटी फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर उस वक्त ये कहा जा रहा है कि बिना ईमेल वेरीफाई किए आप आपका पीईटी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि अब वो अनिवार्य है। तो कहने का ये मतलब है कि OTR में तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिना ईमेल वेरीफाई करे आप OTR कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर पीईटी के समय में ही अगर आप ये फॉर्म सबमिट कर पा रहे बिना ईमेल वेरीफाई किए तो आप कर लीजिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि ऐसा उन्होंने आपको कह दिया है। एंड अगर पीईटी का फॉर्म भरते समय कहा जा रहा है कि OTP वेरीफाई कीजिए मेल का और वो आपको आ नहीं रहा है तो ऐसे में फिर तो आपको रात में 12-1 बजे के बाद 2-3 बजे, सुबह के 4-5 बजे अपना फॉर्म भरने की कोशिश करना है। क्योंकि गाइज इस वक्त वेबसाइट का ये जो सर्वर है वो ठीक ठाक काम करता है क्योंकि कैंडिडेट की संख्या उस वक्त फॉर्म भरने वालों की काफ़ी कम होती है दिन के मुकाबले, इस वजह से वेबसाइट सही से काम करती है। और एक ट्रिक ये है कि गाइज बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने अलग अलग डिवाइस से ट्राई करके देखा तो हमें OTP आ गया। तो अगर आप जिस डिवाइस में ट्राई करें उसमें आपको OTP नहीं आ रहा है या OTP आ जा रहा है पर जब आप उसको भरते वो ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है तो ऐसे में गाइज आपको यहाँ पर दूसरी डिवाइस का इस्तेमाल करना है, दूसरे कंप्यूटर या फिर दूसरे मोबाइल का। ऐसे में आपको अगर OTP मिल जाए तो गाइज तुरंत इसमें अपना OTP डाल करके ईमेल वेरीफाई या नंबर के माध्यम से आपका फॉर्म भर लेना। अभी मैं थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के बारे में कर लेता हूँ जो कि इसमें अगर OTR कर चुके हैं और उन्हें अपना OTR मॉडिफाई करना है। तो आप यूपी ट्रिपल एससी की होम पेज से अगर आप गो टू होम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल का ऑप्शन दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करके आपका नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। फिर जिस भी सेक्शन को आपको एडिट करना है वो सेक्शन सेलेक्ट करके आप एडिट कर लेना। ध्यान दीजिए, अगर आपने पीईटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया और आप OTR मॉडिफाई करना चाहते तो ही मॉडिफाई होगा। अगर पीईटी फॉर्म सबमिट कर चुके हो तो फिर OTR के अंदर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रिंट लेना चाहते OTR का वो ले सकते हैं यहाँ से प्रिंट OTR फॉर्म के ऊपर क्लिक करके। एंड अगर आप फॉर्म भर रहे थे पीईटी का और उसमें कहीं पर बीच में एरर आ गया और आप बाकी का फॉर्म जब दोबारा भरने जाते हो और नहीं भरा जा रहा है तो ऐसे में आपको यहाँ पर एप्लीकेंट सेगमेंट इसके सेक्शन से रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इस सेक्शन का इस्तेमाल करना है। आपका रजिस्टर नंबर डालना है, DOB सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसका आंसर करना है यस नो में। फिर अपनी कास्ट कैटेगरी बतानी है और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड हो जाना है। उसके बाद आपको उसी स्टेप पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जहां पर आपको एरर आया था और आपका फॉर्म वहां से दोबारा से कंटिन्यू करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फीस में कोई एरर आ गया तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इस सेक्शन का इस्तेमाल करके आपका फ़ी डिपॉजिट यहां से कर सकते हैं। ये सभी डिटेल डालने के बाद आपको पेमेंट का पेज देखने को मिलेगा। अगेन आप यहां से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तो आप में अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करके ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करेंगे और यहीं पर एक नीचे की तरफ लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका फ़ी पेमेंट अपडेट हो जाएगा। एंड अगर आप पीईटी के फॉर्म के अंदर कोई गलती कर चुके हैं और आपको चाहता है कि मैं उसको एडिट करूं, मॉडिफाई करूं, तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहां पर आपका राशन नंबर, DOB रजिस्टर्ड नंबर और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे तो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आप यहां पर जो भी डिटेल पीईटी के फॉर्म में एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन
8 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। और यहाँ पर बाकी के ऑप्शन भी दिए गए, जैसे कि अगर आप फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं पीईटी का, तो प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह की कंप्लेंट आप दर्ज करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी, दोनों मोबाइल और ईमेल, जनरल फीडबैक, अगर आपको राशन करने में कोई इशू आ रहा है ओटीआर में तो राशन प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, ओटीआर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ओटीआर रिलेटेड प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, बैंक ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी तरह का आपको इशू है वो सेलेक्ट कर लेना और फिर उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ओटीआर करते हुए इशू आ रहा है तो आप ओटीआर सेलेक्ट करके आपका फुल नाम, राशन नंबर, डीओबी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट क्या है आप इसमें लिखना ओटीआर प्रॉब्लम, और यहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम आपको आ रही है इस वाले सेक्शन में लिख करके वेरिफिकेशन कोड डाल करके सबमिट कर देना। ईमेल या नंबर आपको चेंज करना है तो आप इस वाले माध्यम का सेलेक्ट करके राशन नंबर, डीओबी, जेंडर, टाइप न्यू मोबाइल नंबर, टाइप न्यू ईमेल आईडी जो आप दोबारा चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसके जो आपकी ऑलरेडी है उसको चेंज करके जो नई वाली रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा कि कैसे आपको ओटीआर करते हुए आपका फॉर्म भरना है। इसके लिए गाइज जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे आपको जानने को मिलेगा ओटीआर फॉर्म या फिर पीईटी का फॉर्म 10वीं पास कैंडिडेट भर सकते हैं। फीस जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 185 और SC/ST के लिए 95 और हैंडीकैप के लिए 25। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। और आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न, तो सभी जानकारी जानने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे एंड इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको नीचे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिल रहा है। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही ओटीआर कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही ओटीपी मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप कर देंगे और वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने ओटीआर करने के बाद का प्रोसेस यानी कि पीईटी फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बताया है और पेमेंट करने का भी तरीका उसी में ऐड है। एंड गाइज अगर आपका अभी तक ओटीआर भी नहीं हुआ तो पहले आपको ओटीआर करना है। ऐसे में आप यहाँ पर न्यू वन टाइम राशन यानी कि ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछेगी कि आपने पीईटी 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका नंबर है, तो आपके पास अगर है और आपने भरा था आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो पीईटी राशन नंबर डालेंगे जो कि आपके पास है और गेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर नो करने पर देखते हैं। बस नो करने पर या फिर यस करने पर इतना अंतर आएगा कि आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरी हुई दिखेगी, आपका जो कैंडिडेट नेम है ये सब इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, 10th की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी। एंड यहाँ पर गाइज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। भले ही आप पहले से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, यानी कि पहले ही से आपका पीईटी 2025 का फॉर्म क्यों ना आपने भरा हो, आपको फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होगा। बाकी जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, 10वीं का इन्फॉर्मेशन है, आपकी ये सब डिटेल है, ये आप सब यहाँ पर भरी हुई देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रही है तो फिर गाइज आपको होम पेज पर आना है और आप देखेंगे मॉडिफाई ओटीआर फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको पहले से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भरी हुई दिख रही है और आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर नो करें कि मेरे पास पीईटी 2025 राशन नंबर नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर ये पीईटी ओटीआर फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। इसमें गाइज आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम। उसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, पहले डे, फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपका फादर नेम है। एंड फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि आप कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, ओबीसी, SC/ST। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा।
इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से की है, उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस साल के अंदर पास किए, वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन। तो एक तरफ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइज नेम CO में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरा फ्लैट नंबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नेम CO के अंदर आपके आधार के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम डाल दीजिए। और बाकी जो लाइन बचेगी जिसमें कि आपका स्टेट आपको छोड़ देना है और डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी भर चुके हो। और जो बाकी का एड्रेस बचा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर डाल देना है। ये नहीं देखना कि मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, बस आपका जो भी आपका एड्रेस बचा है आपके फादर नेम के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसमें लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस में लिख दीजिए, और लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी में थोड़ा सा पार्ट लिख दीजिए। बाकी स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है, और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। ये आईडी होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर है तो फिर आप सिलेक्ट करके जो भी आईडी सेलेक्ट करे उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लीज टाइप नेम ऑफ कैंडिडेट एंड CO एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम CO नेम। तो ये जब मैंने इसमें क्योंकि अभी तक भरा नहीं है तो मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हैं। बट गाइज आप अपना नाम तब डालिएगा जब आपकी पहचान वहाँ पर आपके नाम से हो जहाँ पर भी आप रह रहे हो। CO नेम में फादर नेम इसलिए डाला जाता है ताकि जब वहाँ पर कोई भी पोस्ट जाए या फिर जब कोई पोस्ट जाता है तो उसमें फादर नेम जब आप डाल देते तो फिर फादर के नेम से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर CO नेम में बहुत सारे कैंडिडेट फादर नेम डालते हैं, और जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिनको अगर आप अपने नाम पर कुछ मंगाए और आपकी इतनी पहचान है कि आपके नाम से ही वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर खुद का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है, एंड सिग्नेचर का साइज 30 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर आपका कैसे उसका डेमो यहाँ पर आपको दिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फाइल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। एंड अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ आपको सिंपल अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है और नीचे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो ये चीज़ आप समझ आ गए। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे, एंड देन आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में इसमें यस कर देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा, और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे, और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें
कंपलसरी 10वीं मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ईसीओ एसएससीओ सीओ पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर पीईटी रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा पीईटी का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए भरना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग यूपी पीईटी का जो ओटीआर है वो भी करेंगे और अपना पीईटी का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय